टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, तकनीकी और संस्थागत सुधार। अब तकनीकी सुधार और संस्थागत सुधार क्या एग्रीकल्चर में हुए, इस टॉपिक को हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ओल्डन टाइम से, या पहले पेज पर हम पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में जो फार्मिंग होती है प्राचीन समय से ही ये नेचुरल डिपेंड होती है, मानसून पर आधारित होती है, और हमारे देश का अधिकतर प्रोडक्शन जो मानसून पर आधारित हो रहे थे। लेकिन अब उसमें नई प्रकार की तकनीकी के अनुकूल अब नए प्रकार के एग्रीकल्चर रिफॉर्म, एग्रीकल्चर में सुधार किए जा रहे हैं। अब वे तकनीकी सुधार क्या हो सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं कि ये तकनीकी सुधार डेवलपमेंट ऑफ सच इज द यूज ऑफ लैंड विदाउट कैपेबल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के आधार पर जो लैंड का वो यूज हो रहा है। इरिगेशन ऑफ फार्मर्स ऑफ लैंड, जो बड़े मात्रा में किसान एग्रीकल्चर के लिए या इरिगेशन के लिए वो मानसून पर डिपेंड होते थे। मानसून जब आते थे तभी ये फार्मर, अगर वर्षा कम होती है तो उस वर्ष इनकी फार्म प्रोडक्शन कम हो जाते थे। लेकिन अब इसके लिए किसान अपना सेल्फ इरिगेशन सिस्टम लगा करके और इसको सुधार की आवश्यकता लग रही है। दिस ऑफ फोकस ऑफ दिस चैलेंज, और यह जो कृषि में पॉपुलेशन जितनी बढ़ रही है उतना अधिक प्रोडक्शन बढ़ाने की आवश्यकता हो रही है, और इसलिए अब एग्रीकल्चर को बढ़ाने पर अधिक से प्रोडक्शन बढ़ाने पर अधिक से अधिक फोकस हो रहा है। अब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले इरिगेशन सिस्टम को ठीक करना होगा। तो इरिगेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए नए प्रकार की तकनीकी प्रयोग में लाई जा रही है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड लाइव फूड्स ऑफ 60%, और ये एग्रीकल्चर जो अपने देश के 60% नागरिकों को रोजगार देने का काम करता है। लेकिन अब इसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल जो संस्थाओं के माध्यम से सुधार करना, जैसे अब किसानों की भूमि, जो भूमि पर पैतृक अधिकार होने के कारण से यह भूमि कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, इसको एकत्र करने के लिए, जिसको कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, और इसको चकबंदी का नाम दिया गया। चकबंदी के माध्यम से जो किसान के टुकड़े हैं उनको एक स्थान पर एकत्र करना और उसको कृषि योग्य या तकनीकी से या कृषि यंत्र को चलाने योग्य बनाना। दूसरा, कोऑपरेशन, आपसी सहयोग या सहकारिता के माध्यम से कृषि में सुधार लाना। और तीसरा, इंस्टीट्यूशनल और सुधार, जिसमें किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाए, और अवलेशन ऑफ जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, क्योंकि आपके किसान जो बहुत उनके पास भूमि नहीं है, वे दूसरी भूमि लेकर के एग्रीकल्चर या प्रोडक्शन करते हैं, और उसके जितना उनको रिटर्न या लगान देने के बाद जो बचता है वो उनका हो पाता है। इसलिए उनके पास बचत बहुत कम होती है। अगर जमींदारी प्रथा को हटा दिया जाए तो जिसके पास अधिक सी भूमि है, जो भूमिहीन है, अगर उनको आवंटित कर दिया जाए तो इससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, पहली पंचवर्षीय योजना में किसान सरकार के द्वारा कृषि को सुधार करने के लिए योजनाएं बनाई गई, और इस योजनाओं के माध्यम से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। एग्रीकल्चर हैव टू इम्प्लीमेंट प्रोसेस दिस ऑफ अकॉर्डिंग टू चैलेंज, और यह एक चुनौती बनी हुई है, यह जो किसानों को कृषि का कार्य करने के लिए। लॉ ऑफ लैंड एंड लैंड रिफॉर्म ऑफ इनेक्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटेड, सरकार के द्वारा लैंड रिफॉर्म, भूमि के सुधार को लागू किया गया, इनेक्टेड किया गया। लेकिन अब लैकिंग ऑफ लॉ, लेकिन सरकार इसके प्रति बहुत सक्रिय नहीं रही, उदासीन रही। उदासीनता का परिणाम है कि जो कानून अच्छी तरह से पूरे देश में लागू होना चाहिए वह नहीं हो पाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्वमेंट अपॉन इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, सरकार के द्वारा
एग्रीकल्चर को और अधिक कल्याणकारी बनाने के लिए काम कर रही है। दिस इज द इंट्रोडक्ट रिफॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और इंडियन एग्रीकल्चर को सुधार करने के लिए इसने 1960 से और 1970 तक लगातार यह कार्य किया ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के माध्यम से सरकार ने कृषि को सुधारने का प्रयत्न किया। गवर्नमेंट के द्वारा इसको ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 से 1970 लगातार 10 इयर्स में ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से सरकार कृषि को सुधारने का काम किया। बेस्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, यह टेक्नोलॉजी के बेस पर है। यह रेवोल्यूशन लिया गया कि नए प्रकार की टेक्नोलॉजिकल सुधार करने का काम किया गया। वाइड रेवोल्यूशंस, ऑपरेशन फ्लड, कृषि के साथ पशुपालन, जो भी किसान कृषि करते हैं उसके साथ ऑपरेशन फ्लड की दुग्ध का उत्पादन को बढ़ाना। दुग्ध को उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पशुपालन को बढ़ाने के लिए योजना चलाएगी ऑपरेशन फ्लड। एंड दिस स्ट्रेटेजिक ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिसे भारतीय कृषि को और सुधार किया जा सके। दिस डेवलपमेंट ऑफ सिलेक्टेड, लेकिन यह 1960 से 1970 तक जो योजना चलाई गई वह कुछ सिलेक्टेड एरिया तक ही इनका सुधार हो सका, लेकिन यह पूरे देश में एक समान लागू नहीं हो पाया। जैसे जमींदारी का प्रथा कुछ स्टेट है जहां वहां आज भी नहीं लागू हो पाया है। हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन वह पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह गया। अगर यह पूरे देश में फैलता तो इसका रिफॉर्म या एग्रीकल्चर रिफॉर्म का लाभ सभी को मिलता। बट कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेलेक्टेड फ्यू एरिया, देयरफॉर 1980 टू 1990 1980 से 1990 तक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, सतत कॉम्प्रिहेंसिव जो समझ होता है, कृषि की समझ के आधार पर विकास करना, कॉम्प्रिहेंसिव जो के आधार पर इसका प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें इंटेंस ऑफ लीड टू इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल, इसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल दोनों रिफॉर्म, दोनों प्रकार की सुधार की बात कही गई, जिसके अंतर्गत से टेक्निकल रिफॉर्म में क्रॉप प्रोविजंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, इसमें जो क्रॉप इंश्योरेंस जो फसल बीमा, आज भी ये फसल बीमा योजनाएं को लागू किया गया। इसमें जो इंश्योरेंस ऑफ अगेंस्ट ऑफ ड्रॉट, इंस्टीट्यूट में यो ड्रॉट, सूखा पड़ना, फ्लड, बाढ़ के कारण से फसलें खराब हो रही है तो, एंड फायर, आग लगना, और डिजीज, इन सभी के कारण से अगर कृषि में अगर कोई कमी आती है तो गवर्नमेंट उसके लिए फसल बीमा के आधार पर जितना उसका नुकसान होता है उसको भरपाई करने या देने की योजना बनाई थी। और इसके अलावा इस्टेब्लिश ऑफ ग्रामीण बैंक, यह ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, जिससे किसानों को ग्रामीण बैंक के माध्यम से किसानों को जो भी पैसे की आवश्यकता होगी, लोन की रिक्वायरमेंट होगी, वह ये बैंक से ले सकते हैं, वो भी लो रेट पर, जिससे किसानों को लो रेट पर लेकर के एग्रीकल्चर का वर्क कर सके। एंड कोऑपरेटिव ऑफ सोसाइटी, बैंक्स ऑफ प्रोवाइड ऑफ लोन फैसिलिटी, और कोऑपरेटिव सहकारी समितियों के माध्यम से सरकार किसानों को लोन देने का काम, जिसमें एक रिस्पांसिबल रेट, बहुत कम रेट पर इनको ब्याज दिया जाता था। फार्मर लोअर रेट इंटरेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्ट, और यह किसानों को सुधार करने के लिए कि वह कम से कम ब्याज दर पर पैसा लेकर कृषि का कर सके। इसके अलावा केसीसी,
KCC किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को जब भी पैसे की आवश्यकता होगी इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध होंगे। पर्सनल इंश्योरेंस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पर्सनल इंश्योरेंस स्कीम, इसके अंतर्गत अगर कोई किसान किसी अचानक मौत हो जाती है या किसी कारण से बीमार या अन्य कारण से, तो उस परिवार को सहयोग करने के लिए यह पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की गई, जिससे कि फार्मर के जो फैमिलीज है इसका वो अधिक से लाभ ले सके। स्पेशल वेदर बुलेटिन, इसके अलावा जो मौसम संबंधी जानकारी के लिए स्पेशल वेदर बुलेटिन की स्थापना की गई कि अगर किसान को मौसम संबंधी जानकारी होगी तो किसान को किस किस प्रकार का फसल बोना है वह उसको सुधार कर सकते हैं। एंड इंट्रोडक्ट ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन पर कृषि दर्शन, कृषि के प्रोग्राम चलाए गए कि किसानों को नई तकनीकी से कृषि कैसे करना चाहिए, इस विषय को बताया गया। गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार के द्वारा जो कृषि का उत्पादन का मूल्य कितना मिलना चाहिए इसकी भी घोषणा की गई कि किसानों को उनके उपज का सही मूल्य उनको मिल सके। एंड दिस क्रॉप्स, और इसके अलावा कृषि को बढ़ाने के लिए सरकार गेहूं, चावल और अनाज को जो एक निर्धारित जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जिसको अलाउंस करती है, उस प्राइस पर किसानों के अनाज को डायरेक्ट सरकार खरीदने लगी, जिससे जो मीडिएटर हैं उनको यह पैसा न मिल करके किसानों को उनका उचित मूल्य मिल सके। और कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हर वर्ष गवर्नमेंट के द्वारा इस अनाउंस में रिफॉर्म किया जाता है, जिससे मिडिल मैन्स को या जो मिडिल बिचौलिया जो किसानों के पैसे को खा जाते थे उसको रोकने के लिए यह सरकार की योजना बहुत ही लाभकारी हुई है। अब सरकार के लिए जब गांधी जी भारत स्वतंत्र होने का सपना देखे थे तो उस समय उन्होंने एक योजना जिसमें यह माना था कि हर गरीब व्यक्ति भी इसको यह आजादी को महसूस करेगा, उसलिए यह योजना चली थी भूदान और ग्रामदान। भूदान और ग्रामदान आंदोलन क्या है? महात्मा गांधी के जो शिष्य थे विनोबा भावे स्पिरिचुअल्स या उनके शिष्य के रूप में जाने जाते थे। गांधी जी के मरने के बाद गांधी जी के संदेश को विनोबा भावे ने पूरे देश में फैलाने का कार्य किया और उसके एक सत्याग्रही के रूप में जाने जाते थे। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज्य का सपना था, ग्राम स्वराज्य का सपना को पूरा करने के लिए और वह पूरे देश में यात्रा करने का निश्चय किया। और विनोबा भावे ने जब अपनी यात्रा कर रहे थे किसके लिए? ग्राम स्वराज्य के लिए। ग्राम स्वराज के लिए गांधी जी और ये ग्राम स्वराज का क्या सपना है वो पूरे देश में फैलाना चाहते थे, इसके लिए वो पदयात्रा शुरू किए थे। वंस इज द प्रोवाइडिंग लेक्चर ऑफ पंचमपाली आंध्र प्रदेश, वे आंध्र प्रदेश के एक गांव में रुके और वहां पर किसानों को गांधी जी के सपने को साकार करने का जो उद्देश्य था उसको बता रहे थे। उसी समय उस आंध्र प्रदेश के कुछ पुअर लैंडलेस जो भूमिहीन किसान थे वे खड़े हुए और उन्होंने विनोबा भावे के सामने प्रश्न रखा कि हमारे पास काम करने के लिए भूमि नहीं है, हम इसके लिए क्या करें? सम देयर इकोनॉमिक वेल्थ, और वे अपने आर्थिक क्रियाकलाप को कैसे कर सके। विनोबा भावे इस समय कोई वादा नहीं किए और अपना लेक्चर देते रहे।
इस लेक्चर के बीच में एक किसान रामचंद्र रेड्डी वहां पे खड़ा हुए और उसने एकाएक वादा किया कि हम यहाँ के 80 एकड़ भूमि ये गवर्नमेंट को दान देते हैं। उस समय विनोबा भावे में लेक्चर में कोई वादा नहीं किए, बल्कि यह कहे थे इसके लिए सरकार से हम बात करेंगे, लेकिन उस समय कोई वादा नहीं किए। लेकिन जब उनको 80 एकड़ भूमि मिली तो विनोबा भावे ने वह 80 एकड़ भूमि जो लैंडलेस पीपुल थे वहीं पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और ये छोटा सा आंदोलन को भूदान आंदोलन नाम दिया गया। अब यह भूदान आंदोलन यह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। तो जो जमींदार या जिस गांव में जमींदार के पास जाते थे वह पूरा गांव के गांव को जमींदारी प्रथा से मुक्त करके और वह नाम दिया गया ग्रामदान। तो भूदान और ग्रामदान के माध्यम से विनोबा भावे ने ब्लडलेस रिवोल्यूशन रक्तहीन क्रांति कर सकते हैं कि इस प्रकार के माध्यम से बिना किसी रक्त को बहाए सभी लोग, कुछ लोग ये सीलिंग एक्ट जिसके पास एक निश्चित एक राशि से अधिक भूमि है सरकार उसको अधिग्रहित कर लेगी इस भय से, या स्वयं सरकार को दान देने का निर्णय लिया कि इतनी भूमि हमारी है और इसके बाद यह भूमि यहाँ के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस प्रकार से जमींदारों ने ग्रामदान और भूमिदान के माध्यम से यह पूरे देश में जो छोटे छोटे जो किसान थे उन्हें भूमि उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। और इसको इस प्रकार से जो पुअर किसानों, जो गरीब किसान थे उनके पास भी भूमि उपलब्ध हो गई। अब हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमिक, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। अगर हम देखें एग्रीकल्चर में जो इंडियन इकोनॉमिक की बैकबोन, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर में कोई अगर विशेष अर्थव्यवस्था भारत का है तो एग्रीकल्चर आधारित है, इसलिए इसको बैकबोन के नाम से जाना जाता है। जीडीपी में इसका योगदान जो है 52% 1951 में और इसका योगदान अधिक रहा है, लेकिन ये 2010 और 11 में अब 52% इसका योगदान हो गया है। टोटल वर्ष ऑफ फोर्स एम्प्लॉय, यह एम्प्लॉयज हैं 52% एम्प्लॉयज 52% एम्प्लॉयज आज एग्रीकल्चर एरिया में काम करते हैं। दिस द पॉपुलेशन मार्केट ऑफ हाफ ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑफ एग्रीकल्चर, पूरे पॉपुलेशन की आधी जनसंख्या है वह एग्रीकल्चर पर, आधे में अदर सेक्टर में इंक्लूड है। डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी मैटर, अगर जीडीपी में देखें, जीडीपी में एग्रीकल्चर का परसेंटेज देखा जाए तो यह बहुत ही कम है। डिक्लाइन ऑफ सिचुएशन एग्रीकल्चर, डिक्लाइन अदर शेयर्स ऑफ इकोनॉमी, और यह एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो जीडीपी में इस समय 7.6% योगदान माना जाता है, जो 2015-16 में 7.6% योगदान जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का माना जाता है। और एग्रीकल्चर का यह परसेंटेज कम होना शायद यही कारण है कि गवर्नमेंट द्वारा इस पर ज्यादा सुधार ध्यान नहीं दे पाती है। कंसिडरिंग ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफेक्ट, और सरकार को द्वारा और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर काउंसिल रिसर्च ICAR इंस्टीट्यूशंस काउंसिल, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल
इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके माध्यम से कृषि में सुधार करना, जैसे एनिमल्स ब्रीडिंग सेंटर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च प्रोग्राम और फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी फॉरकास्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और इंडियन एग्रीकल्चर में और सुधार किया गया। अपार्ट दिस प्रोवाइडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिडर्ड एसेंशियल सम्स, और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में ढांचागत सुधार करने का काम किया गया। जीडीपी में जैसा कि हम जानते हैं कि इसका योगदान बहुत ही कम है, जबकि 52% इसमें पॉपुलेशन और इसमें कृषि का योगदान, और अगर जीडीपी में देखा जाए तो जीडीपी में कुल योगदान जो सर्विस सेक्टर का सबसे अधिक है, और इसके बाद इंडस्ट्रीज का, और सबसे लो अगर योगदान देखा जाए तो वह एग्रीकल्चर सेक्टर का माना जाता है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा हमारी कृषि पर, एग्रीकल्चर पर, ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब ग्लोबलाइजेशन यह न्यू फिनोमेना है, क्योंकि पहले जो भी डेवलपमेंट होते थे कंट्रीज के अंदर होते थे, लेकिन अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के साथ साथ अब यह पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में अब एक साथ देखा जा रहा है। इट वॉज ग्रेट टाइम्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, और ये 19वीं शताब्दी से ही 19वीं शताब्दी से ही इसका प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। यूरोपियन ट्रेडर्स ऑफ कम टू इंडिया, जब यूरोप के व्यापारी भारत आ रहे थे तब उस समय भारत के द्वारा स्पेसीज अधिक से अधिक मसालों का एक्सपोर्ट हो रहा था, और इस मसाले के एक्सपोर्ट के माध्यम से भारतीय किसान बहुत संपन्न हो रहे थे, विशेष करके साउथ इंडिया के जो भी फार्मर्स थे सबसे अधिक स्पेसीज मसालों का प्रोडक्शन करते थे, और जिसका ब्रिटेन में उनकी अधिक मांग होती थी। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट आइटम में ड्यूरिंग ब्रिटिश काल के समय में बहुत से वस्तुएं हैं जो भारत से ब्रिटेन में जाती थी, और वहां से पैकेट बंद होकर के, जैसे यहाँ से क्लॉथ कपड़ा मैनचेस्टर व्हर्लपूल्स जाते थे रॉ मटेरियल के रूप में, यहाँ से इंडिगो नील का भी व्यापार ब्रिटेन के साथ होता था, और मसालों के लिए भारत फेमस था, मसालों का देश भारत फेमस था। इन सभी का प्रोडक्शन करके भारतीय किसान अधिक से अधिक संपन्न हो रहे थे। ब्रिटिश पीरियड के बाद अगर देखें रॉ मटेरियल के लिए जो इंडस्ट्रीज थे वहां पर अधिक से अधिक अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं को ले जाते थे, जबकि 1917 का बिहार का 1917 में जो नील के जो प्रोडक्शन करने वाले किसान थे वह उनको लिए कृषि प्रॉफिटेबल नहीं था, उनका प्राइस लो मिलता था, इसलिए वे आंदोलन कर गए थे। चंपारण मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। चंपारण का मूवमेंट का प्रभाव हुआ कि यहाँ के लोग अपनी वस्तुओं को, अपने उपयोग की वस्तुओं का प्रोडक्शन करना चाह रहे थे, न कि नील का, जबकि नील का
जो प्रोडक्शन होता था इंडिगो का, और वह मैनचेस्टर और वायरपूल के जो कपड़े उसको चमक लाने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990, यह ग्लोबलाइजेशन 1990 के बाद इस दशक में जो भारत के लिए एक चैलेंजिंग बन गया, भारत के लिए चुनौती बन गया। इसके पहले जो भी प्रोडक्शन होते थे भारत का दूसरे देशों में निर्यात होता था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन होने के बाद दूसरे देश की वस्तुएं इतनी सस्ते मूल्य पर उपलब्ध होने लगी कि भारत की वस्तुओं की मांग कम हो गई। दे स्पोर्ट अप न्यू चैलेंज डिस्पाइट इंपॉर्टेंस ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट स्पेसीज। अब ये प्रोडक्ट अधिक कैपिटेबल या कंपेटेबल नहीं रह गए, या ये कंपटीशन युक्त ये वस्तुएं, क्योंकि इन वस्तुओं का प्रोडक्शन दूसरे देश सस्ते मूल्य पर करने लगे और दूसरे देश जो सब्सिडी अधिक से अधिक उपलब्ध कराने लगे, जिससे वहां के किसान लो से लो प्राइस पर अपने वस्तुओं को मार्केट में सेल कर सके। टुडे इंडियन फार्मर इज एग्रीकल्चर फाइंड दिस द ऑफिस क्रॉस रोड। आज भारतीय कृषि एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जब कृषि करना अधिक प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। लोग कृषि को छोड़कर के दूसरे क्षेत्र में जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन कृषि करना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अधिक प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। प्रॉपर थ्रस्ट इज शुड बी गिवन इम्प्लीमेंट्स ऑफ कंडीशन ऑफ मार्जिनल फार्म, स्मॉल फार्मर। इसमें से जो सबसे जो दयनीय दशा है छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस टू मच। ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो वादा किया था उसका अधिक लाभ नहीं मिल पाया। अलाइन विथ काजेज ऑफ डिग्रेड्स ऑफ काजेज डिक्लाइन ऑफ, और इसमें जो कृषि है लगातार प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन उसका प्राइस लो होता जा रहा है, जिससे किसानों के लिए लाभकारी नहीं हो रहा है। इसलिए नए प्रकार की कृषि या नए प्रकार के वस्तुओं की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से कृषि करें। अगर हम अधिक खाद और उर्वरक का यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट लैंड्स पर पड़ता है। इसलिए अब हमको जिन रेवोल्यूशन, जिन क्रांति या ऐसे प्लांट्स को उत्पन्न करना जो कम से कम उर्वरक में अधिक से अधिक प्रोडक्शन दे सके। अगर हम लगातार इरिगेशन वाले फसलें, ड्राई एरिया में इरिगेशन करके क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं तो जो वाटर लेवल है नीचे हो जाएगा। अधिक से अधिक हम अगर उर्वरक का उपयोग करते हैं तो भूमि की उत्पादन क्षमता भी कम होने लगती है। ऐसे में हम ऐसी वस्तु या जिन क्रांति हमारे सामने आती है कि जिससे हम अधिक से अधिक प्रोडक्शन के लिए नए प्रकार की जिन या नए प्रकार के बीज का उत्पादन कर सकें। और यह जेनेटिक रिवोल्यूशन ही एक पावरफुल सप्लीमेंट्स के रूप में जो हाइब्रिड या वैरायटी के सीड का प्रोडक्शन के लिए दिया जा सकता है। इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्म ऑफ वैगन्स टुडे विकास प्रैक्टिस विदाउट अ फैक्ट्री एंड केमिकल्स। अब हमको जहां पर अधिक से अधिक फर्टिलाइजर का यूज करते थे, अब विदाउट फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करने की आवश्यकता, क्योंकि अधिक अधिक फर्टिलाइजर का यूज करने के बाद यह भूमि उसको धारण नहीं कर पा रही है और पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जा रही है। दिस हेंस इज द नॉट इफेक्टिव एनवायरमेंट ऑफ नेगेटिव मैनर, और इसका इफेक्ट भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। फ्यू इकोनॉमिक थिंकर्स दैट इंडियन फार्मर इज द ब्लैक फ्यूचर। अब कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अगर इसी प्रकार से भारतीय किसान गेहूं चावल का केवल प्रोडक्शन करते रहेंगे तो इनका फ्यूचर ब्लैक हो, इनका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, क्योंकि हमको अधिक से अधिक प्रोडक्शन और कम से कम भूमि पर लेना है। इसलिए हम ऐसे प्रोडक्शन करें कि जिसका लाभ हमको अधिक से अधिक मिल सके। पॉपुलेशन ग्रोइंग ऑफ द पॉपुलेशन, आज लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति हेक्टेयर, एक व्यक्ति पर आधे हेक्टेयर से भी कम भूमि आ रही है। ऐसे में अगर आधे हेक्टेयर भूमि में अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उनके केवल परिवार के भरण पोषण के लिए ही अनाज उत्पन्न हो सकता है और इससे कृषि का कोई अधिक लाभ किसानों को अधिक रोजगार परक नहीं हो सकता है। इंडियन फार्मर शुड डायवर्सिटी देयर क्रॉपिंग पैटर्न एंड सेल्स हाई वैल्यू ऑफ क्रॉप्स। किसानों को अपनी कृषि की तकनीकी बदलनी होगी। अब जहां पर वे केवल सेरेस अनाज का प्रोडक्शन कर रहे थे उसके स्थान पर अधिक मूल्य वाली वस्तुओं का प्रोडक्शन करना चाहिए। एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ऑफ सम
और जहां पर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को बचाने के लिए जहां पर फसलों का उत्पादन करते थे उस काल में आप फल और सब्जियों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे मेडिसिनल हार्बर्स दवाओं के, और फ्लावर्स, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स, जोजोबा, जट्रोपा, ऐसे क्रॉप्स हैं जिसको हम ड्राई सीजन में उगा सकते हैं। कम से कम इस पर कृषि का लागत होगा और इसका प्रोडक्शन अधिक होगा। जो कम लागत में जैसे शुगरकेन्स और राइस की अपेक्षा जिस पर लागत कम होगी और उसका प्रोडक्शन अधिक होगा, तो यह किसानों के लिए लाभकारी हो सकता है। और जिस प्रकार से क्लाइमेट बदले उसी प्रकार से हमें अपनी कृषि के पैटर्न को बदलना चाहिए। अगर अधिक वर्षा होने की उम्मीद है तो हमको अधिक वाटर के लिए जो फसलें प्रोडक्शन करना चाहिए। जब लो वर्षा है, जहां पर वर्षा नहीं हो रही है, तो उस प्रकार की फसलों को लगाना चाहिए। चेंज क्रॉपिंग पैटर्न एग्जांपल्स ऑफ सेरेस टू क्रॉप ऑफ इंडियन मीन्स। अब जहां पर क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने का अर्थ है कि भारत के किसान गेहूं चावल के स्थान पर वे ऐसे वस्तुओं का प्रोडक्शन करें जिसका मूल्य अधिक मिले। हर्बल्स मेडिसिन, जो आयुर्वेदिक दवाओं के जो प्रकार के हैं उनका प्रोडक्शन करें जिससे उसको उनका अधिक मूल्य मिले। उसके स्थान पर गेहूं चावल जिन देशों से सस्ता है उसको आयात कर लें, जिससे किसानों को अधिक से अधिक कृषि लाभकारी हो सके। जैसे चिली देश में और ऐसे देश है जहां पर इजराइल, चिली, इटली ऐसे देश है जहां भूमि कम है लेकिन प्रोडक्शन अधिक के लिए इन देशों ने फलों का उत्पादन करके और दूसरे देश से अनाज का आयात करते हैं। इस प्रकार की कृषि का परिवर्तन करें तो हमें भी अधिक से अधिक लाभकारी कृषि का मिल सकता है। अब हम ये लेसन आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब कुछ डिबेट्स है कि भारतीय किसान अपने लड़के को किसान क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, और यह डिबेट या कुछ प्रश्न उत्तर को आप अगले टॉपिक में देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।